हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे न्याय के संबंध में दो प्रमुख अवधारणाओं की। एक उदारवादी अवधारणा की कि भाई उदारवादी लोग न्याय को लेकर क्या कहते हैं। दूसरा मार्क्सवादी धारणा के बारे में बात करेंगे कि भाई मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं। आपके एग्जाम में कई बारी क्वेश्चन ऐसे भी बनाए, न्याय की उदारवादी अवधारणा बताएं या न्याय की मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों धारणाओं को प्रस्तुत करें। तो दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले हम उदारवादी धारणा की बात करेंगे। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एसएल के हों, एनसीवैप के हों, रेगुलर के हों, इग्नू के हों। वे सभी स्टूडेंट्स जो आज की नई वीडियो देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत का विषय उन सबों को पढ़ना है, तो भाई आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उदारवादी धारणा की बात करेंगे न्याय के संबंध में। तो आप सभी को थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करना होगा। इसमें आप लोगों को ये समझना होगा कि जब भाई यूरोप जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उदारवाद का जैसे ही विकास होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला पुनर्जागरण के कारण, यानी जो रेनेसा का काल था। दूसरा एक वो जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, और तीसरा है औद्योगिक क्रांति। इस कारण से उदारवाद जो है वो यूरोप में पनपा। उदारवाद जो है, आधुनिक उदारवाद यूरोप में बढ़ता गया। और इन तीनों ने एक चीज़ को बढ़ावा दिया, वो है व्यक्तिवाद, यानी व्यक्ति विशेष को बढ़ावा दिया। अर्थात कहा गया कि भाई चाहे आर्थिक रूप से, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से, वो किसी भी रूप से व्यक्ति पर सत्ता का कम से कम नियंत्रण हो। सरकार जो है व्यक्ति विशेष के कार्यों में कम से कम अपना हस्तक्षेप करे, तभी समाज में न्याय की संभव हो सकता है, या न्याय समाज में समान स्थापित हो सकता है। जब सरकार या राज्य या जो भी शासन पदाधिकारी है वो व्यक्ति के मामले में, आर्थिक मामले में, सांस्कृतिक मामले में कम से कम हस्तक्षेप करेगा, यानी जब व्यक्ति पर राज्य का कम से कम दबाव रहे। इसमें जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा स्वतंत्रता के न्याय की सर्वोत्तम गारंटी दी है। यानी इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति तभी सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होगा जब उस पर राज्य के द्वारा कम से कम प्रतिबंध होंगे। इसके बाद में आगे नव उदारवादी कई आते हैं, जैसे जेएस मिल, बैंथम और हॉब हाउस। ऐसे उदारवादी विचारकों ने इसमें थोड़े से परिवर्तन महसूस किए, और इन्होंने क्या कहा कि भाई राज्य को कुछ ऐसे आवश्यक कानून बनाने पड़ेंगे जिससे समाज में सामंजस्य बना रहे, एक वर्ग पूरी तरीके से शोषण ना करे, और एक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दूसरों की स्वतंत्रताओं को भंग ना करे। समाज में कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, इनका शोषण ना हो, और आम लोग जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों में अपना विकास कर सके। सिर्फ कुछ एक वर्ग जो है वही इसमें अपना नियंत्रण ना स्थापित कर लें। और भी कई नव उदारवादी विचारक हैं, जिसमें आपके चैपमैन, जॉन रॉयल्स, या फिर आपका अर्थर। ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राज्य के कार्य क्षेत्र को बहुत ही व्यापक बना दिया है। इन्होंने कहा था कि भाई राज्य को ना केवल नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, नागरिकों के लिए समाज में कानून व्यवस्था बनाने, बल्कि राज्य के कुछ कल्याणकारी कार्य होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। और जॉन रॉयल्स जैसे विचारकों ने तो राज्य के लिए ये कहा कि भाई राज्य की ही ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में आय का पुनः वितरण करे। वो समाज में ये ज़रूर ध्यान रखें कि किस तबके का विकास नहीं हो रहा। समानता देने के बाद भी तो हमें उन समाज के लोगों का विकास करने के लिए राज्य के द्वारा कुछ कदम उठाने चाहिए। तो भाई ये भी न्याय होगा, ये उनका मानना है। इसके साथ साथ जो भी उदारवादी विचारक हैं उन सब का ये वो एक तरीके से वो मान के चलते हैं कि बाजार जो है वो शक्ति है, और बाजार को मुक्त रखने की बात करते हैं। बाजार पर किसी भी व्यक्ति विशेष या संस्था का क्या नहीं है, नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मांग और जो सप्लाई है, यानी मांग और पूर्ति जो है ना, इसकी चैन हमेशा लगातार चलती रहनी चाहिए। और ये चीज़ किस वस्तु की कीमत कितनी होगी, ये मजदूर नहीं बल्कि मिल मालिक और वो जो निर्माण करता है यानी उद्योगपति हैं वो ही तय करें, ताकि उन्हें ही पता होता है असली समाज में हर एक वस्तु की क्या कीमत है, क्या कीमत नहीं है। अगर हम सत्ता का हस्तांतरण कमज़ोर वर्गों के हाथों में कर देंगे तो इससे क्या होगा, पूरा समाज जो है, जो विकास गतिमान हमारा समाज चल रहा है वो फिर पीछे हो जाएगा।
तो इसी तरीके से ये उदारवादी जो है वो मार्क्सवाद की आलोचना भी करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि भाई सरकार उद्योगपति की तरह तरह की जो टैक्स वसूलते हैं, सरकार क्या करती है, उद्योगपति यानी जो भी उत्पादक करने वाले होते हैं, चाहे कृषक होते हैं या फिर जो मिल मालिक होते हैं, उन सबसे कुछ टैक्स प्राप्त करती है और उसको क्या करती है, वो कमज़ोर वर्गों को हस्तांतरित कर देती है या कमज़ोर वर्ग को लिए क्या करती है, उसे लगाती है और इससे क्या है, सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य होते हैं। इससे समाज के जो ऊंच नीच है वो कम होती है, इसीलिए राज्य को होना चाहिए और राज्य रहेगी समाज में तभी न्याय स्थापित हो पाएगा, न्याय में तभी समाज में स्थापित होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं न्याय की जो मार्क्सवादी धारणा है, मार्क्सिस्ट व्यू है, इसके बारे में। तो भाई इसके दो विचारक, एक कार्ल मार्क्स, दूसरे एंजल्स या एंगल्स, बहुत बुक में इनका नाम इस तरीके से लिखा है। तो भाई ये ऐसे समाज की या ऐसे समाज का चित्रण पेश करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि किसी भी समाज में वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर समाज में वर्ग है तो समाज में क्या होगा, संघर्ष होगा और समाज में क्या है, न्याय कभी स्थापित नहीं होगा। अमीर वर्ग जो है वो हमेशा गरीब वर्गों का शोषण करेगा और समाज में कभी भी अर्थपूर्ण या न्याय कभी होगा ही नहीं। इन्होंने एक बात ये भी कही है, अगर हमारे समाज में वर्ग ही ना हो तो कोई संघर्ष ही नहीं होगा और संघर्ष नहीं होगा तो न्याय और अन्याय जैसी कोई बातें होंगी ही नहीं और हमें न्याय स्थापित करना ही नहीं होगा। तो इसीलिए हमें समाज में वर्ग को, वो क्लास जो डिवीज़न कर रखा है उसको हटाना होगा और ये मान लिया जाए कि भाई न्याय की, भाई मार्क्सवादी विचारकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इन्होंने ऐसा कहा है, मार्क्सवादियों ने सीधा कहा है कि भाई जो भी शोषक मजदूरों का शोषण करते हैं, यानी मिल मालिक या पूंजीवादी व्यवस्था में जो भी मजदूरों का या किसानों का जो शोषण करते हैं, तो भाई उन्होंने थीफ कहा यानी चोर कहा है और उन्होंने कहा है कि भैया हर एक मानव के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी स्वतंत्रता या अपने कार्य या अपने द्वारा किए गए कार्य की जो भी कीमत है वह स्वयं लगा सके। वो अपने अपने जीवन को चलाने के लिए वो मिल मालिकों को अपने श्रम को ना बेचे, क्योंकि बहुत सारे समाज में हम ऐसा देखते हैं कि इतने गरीबी होती है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना पूरा पूरा दिन काम फैक्ट्री में करते हैं और उन्हें वो मजबूरन कम पैसों में वो करना ही पड़ता है। तो ऐसे समाज में हम न्याय की स्थापना कैसे करेंगे, तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्लास जो है इसको हटाना होगा और तभी हम समाज में न्याय की स्थापना कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के अनुसार न्यायिक संगत व्यवस्था होगी जिसमें हर एक व्यक्ति अपना क्या कर सके, अपने क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके और साथ ही साथ क्या है, कार्य करने के साथ उसे वेतन भी उसी कार्य के हिसाब से दिया जाए। ये नहीं अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति कार्य करता है तो उसे ज़्यादा वेतन देना चाहिए, कोई कम व्यक्ति कार्य करता है तो कम, उसमें अनुपातिक न्याय जो है वो प्रमुख होगा। शायद ऐसी अवस्था समाज में कभी भी ना आए, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमें समाज में क्या करना होगा कि संसाधनों का वितरण न्याय संगत होगा। समाज में हमें क्या करना होगा कि जितने भी संसाधन है उसका हम न्यायपूर्ण वितरण कर दें, तो समाज में क्या हो सकता है, न्याय स्थापित किया जा सकता है और उसी हिसाब से लोगों को वेतन दिया जाए जिस हिसाब से वो कार्य करें। कुछ हमारे समाज में भौतिक आवश्यकता की चीज़ें होती है, उसे अगर हम न्यायपूर्ण बंटवारा कर देंगे तो इससे हमारे समाज में क्या होगा, न्याय स्थापित होगा। पहली बात क्लास हटा दे या फिर समाज में जो भी चीज़ें हमारे पास ऐसी है जिसे हम ठीक दृष्टि से देखकर हम बांट दें तो वो भी न्याय होगा, या फिर लोगों को हम क्या करें, उनके कार्य और उनकी क्षमता या उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर उनके साथ में बिहेवियर करें तो भी समाज में न्याय स्थापित हो पाएगा। तो भाई ये दोनों अवधारणा थी एक शॉर्ट वे में। आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार ये आता है कि भाई न्याय की उदारवादी अवधारणा, न्याय की मार्क्सवादी अवधारणा, तो मुझे ऐसा लगता है अगर अब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपने जो भी सुझाव है वो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलेगा। इस मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।